हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सारे? कैसी चल रही है पढ़ाई आप लोगों की? देखो बच्चों, अपने क्या कर रहे थे, अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक में गॉस थ्योरम पढ़ रहे थे ना। तो अगर आपने गॉस थ्योरम पढ़ी थी तो उसका अकॉर्डिंग क्या होता था कि भाई ये कोई क्लोज सरफेस है ना। इस सरफेस में अगर कोई चार्ज पड़ा हुआ है Q1 Q2 और ये Q3, जिसको मैं नेगेटिव ले लेता हूँ, और Q4 को मान लो मैंने बाहर वाले को पॉजिटिव ले लिया। और अगर इससे मैं टोटल फ्लक्स लिखना चाहता हूँ तो जो फ्लक्स इससे पास होता था, जिसको हम इंटीग्रेशन E.dA बोलते थे ना, यही करते थे साहब। ये क्या होता था, Q इनक्लोज बाई दिस क्लोज सरफेस इनटू एप्सिलॉन नॉट होता था, यानी 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज इनक्लोज बाई दिस सरफेस। यही तो गॉस थ्योरम होती थी, यही अपने ने पढ़ा है ना। इससे पहले मैंने यही तो पढ़ाया था आपको कि E.A होता है वो कितना होता है, Q इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। अच्छा, इसमें कुछ अच्छी अच्छी बातें भी लिखाई थी कि ये जो इनक्लोज का मतलब क्या हुआ है ना। जैसे मान लो इस सरफेस से मुझे फ्लक्स निकालना है तो इसके अंदर Q इनक्लोज कितना हुआ, Q1 पॉजिटिव है, Q2 पॉजिटिव है और Q3 बच्चों कैसा है, नेगेटिव है, बाई एप्सिलॉन नॉट। सही है, ये मेरे पास आ गया। अच्छा, दूसरी बात क्या थी, देखो E.dA। सही है, तो E.dA में देखो ये जो फ्लक्स होता है एक्चुअली में, ये सिर्फ और सिर्फ ड्यू टू चार्ज इनसाइड द सरफेस होता है। इनसाइड द सरफेस मतलब सरफेस के अंदर कितना चार्ज है उसकी वजह से फाई होता है ना। ये चर्चा हमने कर ली थी। लेकिन जो E होता है, E ये होता है ड्यू टू ऑल चार्ज, ड्यू टू ऑल चार्ज इनसाइड और आउटसाइड द सरफेस, इनसाइड और आउटसाइड द सरफेस। मतलब अंदर और बाहर जितना चार्ज है उन सब के कारण मैं आपको बता सकता हूं क्या होता है, E होता है। लेकिन फाई किसके कारण होता है, यानी इस पॉइंट पर जो E की बात करूंगा तो वो E इस चार्ज के कारण भी होगा, इसके कारण भी होगा, इसके कारण भी होगा और इसके कारण भी होगा। लेकिन जब मैं फ्लक्स की बात करूंगा तो वो सिर्फ अंदर वाले चार्ज के कारण होता ना। ये हमने थोड़ी सी चर्चाई कर ली थी गॉस थ्योरम पे ना। ठीक है, आज बच्चों जो अपना टॉपिक रहेगा, देखो इसके बाद मैंने काफ़ी सवाल भी कराए थे ना, उसके बाद मैंने सॉलिड एंगल भी आपको पढ़ा दिया था। ठीक है, आज जो एक्चुअली में हम चर्चाई करने वाले हैं बच्चों, वो करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ की, कि गॉस लॉ के एप्लीकेशन क्या होते हैं ना। तो फर्स्ट जो एप्लीकेशन है वो है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज। एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से है ना, ठीक है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है। लाइन चार्ज का एक्चुअली मैं बताऊं क्या, एक इनफाइनाइट रॉड मान सकते हो। एक इनफाइनाइट क्या मान सकते हो इसको, एक रॉड मान सकते हो, नॉन कंडक्टिंग है ना। इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग रॉड मान सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग रॉड ले ली बच्चों ना। ये क्या एक्चुअली में इनफाइनाइट है, दोनों साइड से ना, इधर से भी ये क्या है, इनफाइनाइट है, और इधर से भी क्या है, इनफाइनाइट है। अब मैं पॉइंट P, जो कि इस रोड से R डिस्टेंस दूर है बच्चों ना, इस पॉइंट P पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है। क्या बतानी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है बाय यूजिंग गॉस लॉ। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इस रोड पे लीनियर चार्ज डेंसिटी है प्लस लैम्डा। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है पर यूनिट लेंथ कितना चार्ज है, पर यूनिट लेंथ कितना चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज मैंने दे रखा है बच्चों, ठीक है, ओके। अब आपसे पूछा गया साहब कि बताओ पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी बाय यूजिंग गॉस लॉ। देखो हमने ऐसे तो पढ़ रखा है इंटीग्रेशन से 2k लैम्डा बाई r, सबको पता है ना, आती है। लेकिन गॉस लॉ से कैसे बताओगे, तो आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले गॉस लॉ अगर आप लगाना चाहते हो तो आपको सबसे पहले गॉसियन सरफेस माननी पड़ेगी। अब गॉसियन सरफेस कैसी मानोगे, जैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वैसी ही सरफेस मानते हैं। उससे क्या होता है, थोड़ा आसान होता है। तो अभी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेरे अंदाज से सबको लग रहा होगा, कैसा बताओ, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है सिलेंड्रिकल। एक रॉड होती है वो एक्चुअली में एक सिलेंडरी तो है, तो इसका मतलब एक सिलेंड्रिकल मैं गॉसियन सरफेस बनाऊंगा बच्चों। ऐसे ऐसे मान लो मैंने एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बना ली है, देखो, ठीक है साहब, ये मैंने एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बना ली, ओके।
आर मतलब जिसकी क्या है, रेडियस है बच्चों, जिसकी रेडियस कितनी है आर, और जिसकी लेंथ कितनी है बच्चों एल। अब आपको इसमें से फ्लक्स लिखना है, ठीक है। तो फ्लक्स लिखना है तो सबसे पहले अगर आपको इसमें से फ्लक्स लिखना है बच्चों, तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि साहब इसके अंदर चार्ज कितना इनक्लोज है, चार्ज कितना इनक्लोज है। तो एक बात सोचो, मैं अगर बोलूं आपको तो इसके अंदर देखो एल लेंथ है, इस सरफेस के अंदर कितनी लेंथ है, एल लेंथ है, तो एक पे चार्ज कितना है लैम्डा। तो इस सिलेंडर के अंदर जो क्यू इनक्लोज होगा वो एक्चुअली में कितना होगा, लैम्डा इंटू एल, लैम्डा इंटू एल। अब आपको क्या लगाना है, गॉस थ्योरम लगानी है इस सरफेस के लिए। इस सरफेस के लिए गॉस थ्योरम लगाओगे तो ई डॉट डी ए कितना हो जाएगा, ई डॉट डी हो जाएगा क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। अब एक बात आप सोचो कि अगर मैं इस पे एक सेगमेंट ले लूं, जैसे मैंने एक सेगमेंट लिया, उसकी वजह से किसी भी पॉइंट पर ई निकाला, मान लो सपोज करो वो ई आया मेरे पास इधर की तरफ, मान लो वो डी आ गया ना। दूसरा अगर मैं सेगमेंट यहाँ लूँ तो उसकी वजह से मेरे पास वो डी किधर आएगा, इधर आएगा। आप गौर से सोचो, इनफाइनाइट का मतलब सिमेट्री होती है, तो रिजल्टेंट किधर आएगा, बीच में, यानी ई नेट आपका हमेशा इधर आएगा, मतलब ई हमेशा इनफाइनाइट की वजह से ऐसे रहेगा। यानी जो फ्लक्स पास होगा ना वो सिर्फ और सिर्फ कौन सी सरफेस से पास होगा, कर्व सरफेस से। यानी इस सरफेस से जो फ्लक्स पास होगा बेस से वो कितना होगा, जीरो। यानी फ्लक्स सारा का सारा कहाँ से पास होगा, कर्व सरफेस से। तो ई तो सब जगह देखो, अगर सिमेट्री लोगे तो डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है तो ई सेम होगा, तो ई तो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, डीए, डीए का इंटीग्रेशन, एरिया मतलब वो एरिया जिससे फ्लक्स पास हो रहा है, तो कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, 2 पाई आर इंटू एल होता है। क्यों इनक्लोज आप लिख ही चुके हो, लैम्डा, अच्छा ये बाई एप्सिलॉन नॉट होता है बच्चे, है ना, तो ये लैम्डा इंटू एल बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो मेरे अंदाज से आर कैंसिल, सॉरी एल से एल कैंसिल हो जाएगा बच्चों ना। एक मिनट में इसको थोड़ा सही कर देता हूँ, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो ये ई बराबर कितना आ जाएगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। समझ गए बात को। तो ये सिंपल तरीका होता है एक इनफाइनाइट रोड के कारण, एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज के कारण अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो उसकी एक्सिस पे। समझ गए बात को, पक्का, इज दैट क्लियर। अच्छा इसको और अच्छे से क्या लिख सकते हो बताओ, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से डिवाइड कर दूँ, तो ये 2 लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, तो ये के बन जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 2k लैम्डा बाई आर। ये आंसर आता है बच्चों, समझ गए। तो ये आपको मैंने वैसे भी पढ़ा दिया है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत पीछे का दोबारा पढ़ा रहा हूँ, ताकि अगर किसी ने क्लास मिस की है तो उसको पता चल जाए बच्चों ना। कोई दिक्कत किसी को, बढ़िया से करना है बच्चों, आपको याद होना चाहिए, बोर्ड में ज़्यादा काम आता है, बाकी तो आपको आईआईटी के बेसिस पे तो ऑलरेडी आपको आता ही होगा ना, ठीक है। अब देखो बच्चों सेकंड एप्लीकेशन करते हैं। जो दूसरा एप्लीकेशन है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट होलो सिलेंडर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट होलो सिलेंडर। एक इनफाइनाइट होलो सिलेंडर से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है उसकी थोड़ी सी चर्चा करनी है बच्चों अपने को ना, कि इनफाइनाइट होलो सिलेंडर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है। अच्छा इस पे भी मैंने चार्ज पर यूनिट लैम्डा ही दे रखा है बच्चों। जैसे अब मैं आपको एक सिलेंडर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि भाई सिलेंडर कैसा रहेगा हमारे पास। जैसे मान लो सपोज करो ये एक इनफाइनाइट सिलेंडर है मेरे पास, है ना, ठीक है, ओके। अब जैसे मान लो सपोज करो, इसको अपन थोड़ा ढंग से बना लेते हैं। ये हो गया मेरे पास एक इनफाइनाइट सिलेंडर बच्चों, ठीक है। और इस सिलेंडर की जो रेडियस है बच्चों वो मैं ले लेता हूँ कैपिटल आर। क्या ले लेता हूँ, कैपिटल आर, ठीक है। और इसको भी मान लो मैंने पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, और चार्ज पर यूनिट लेंथ है वो लैम्डा है बच्चों। चार्ज पर यूनिट लेंथ कितनी दे रखी है मैंने, लैम्डा दे रखी है। अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बताने के लिए सबसे पहले मैं 2 पॉइंट लिखूंगा बच्चों। एक तो जब आर लेस देन कैपिटल आर होगा, मतलब पॉइंट पी अंदर हो जाएगा। भाई जिस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं वो सिलेंडर के अंदर है मान लो पॉइंट, ठीक है। और दूसरा पॉइंट कौन सा हो सकता है, आर ग्रेटर देन आर वाला, जो बाहर होगा, पॉइंट पी मान लो यहाँ मान लिया। तो सबसे पहले अंदर वाले पॉइंट की बात करें,
ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है भाई, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ये सिलेंड्रिकल है, तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, एक गॉसियन सरफेस माननी पड़ेगी सिलेंड्रिकल। तो ये मैंने मान लो एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस मान ली। अब आप सोचो ये होलो सिलेंडर है, तो होलो सिलेंडर है तो उसके अंदर चार्ज कितना हो जाएगा, जीरो। भाई इस सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है, अगर चार्ज जीरो है तो फ्लक्स भी कितना हो जाएगा, जीरो। तो ई डॉट ए में अगर जीरो होना है तो ई कितना हो जाएगा बच्चों, जीरो। पहली बात तो ये कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब दूसरी बात, आर ग्रेटर देन आर वाला केस, जैसे मान लो पॉइंट पी यहां आ गया। अब आपको क्या करना पड़ेगा भाई, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो सिलेंड्रिकल है, तो फिर आपको एक सिलेंडर मानना पड़ेगा। तो इस बार मैं ऐसे बड़ा सिलेंडर मान लेता हूं, ये लो भाई, ये एक सिलेंडर मैंने मान लिया बच्चों ना, ऐसे ये लो एक सिलेंडर मैंने बना लिया, जो सेंटर से जिसकी रेडियस कितनी है सिलेंडर की, आर है, जिसकी लेंथ कितनी है, एल है। अब सबसे पहले क्यों इनक्लोज की बात करें, क्यों इनक्लोज की बात करें, तो देखो इस गॉसियन सरफेस में इस बड़े वाले सिलेंडर की एल लेंथ होगी, कितनी लेंथ होगी, एल। एक में चार्ज कितना है, लैम्डा, तो कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू एल, इनक्लोज हो जाएगा। सही है। अब देखो क्यों इनक्लोज कितना आ गया, लैम्डा इंटू एल आ गया। अब आप सोचो अगर मुझे वही इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना हो, तो देखो आपको मैंने कहा था ना सेगमेंट लेके कर लो भाई। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो वो इधर ही आएगी भाई, जैसे एक रॉड भी तो क्या एक सिलेंडर ही होता है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आना, इधर। तो इसका मतलब बेस से जो फ्लक्स पास होगा वो कितना होगा, जीरो। तो जो फ्लक्स पास होना है वो कर्व सरफेस से पास होना है, तो ई डॉट ए, ई डॉट डी ए बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ई उस पॉइंट पर, डी ए कितना हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर इंटू एल, और ये हो जाएगा लैम्डा इंटू एल बाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखो एल से एल कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो ई बराबर कितना आ जाएगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो ये सेम फॉर्मूला आ गया जो पीछे आपने पढ़ा था, 2k लैम्डा बाई आर, सेम फॉर्मूला जो पीछे हमने पढ़ा था। एक्चुअली में एक होलो सिलेंडर भी एक रोड की तरह ही काम करता है, बस केस है कि आर लेस देन वाले आर केस में वो जीरो हो जाता है, आर ग्रेटर देन वाले में सेम आता है। अगर यहाँ पर आपको ग्राफ पूछे बच्चों ना, बहुत बार एग्जाम में क्या होता है, ग्राफ पूछ देते हैं किसका किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड और आर का कर्व पूछ लेते हैं ना। तो ग्राफ पूछा जाए तो आप ग्राफ भी बना सकते हो, ई वर्सेस आर कर्व, ठीक है। ई और आर का कर्व कैसा होता है देखो, जैसे मान लो ये मैंने आर इक्वल टू आर वाली कहानी ली है, इससे पहले कितना था, जीरो, पर इसके बाद ऐसे डिक्रीज होने लग जाता है, तो ये ई और आर का कर्व आ जाएगा बच्चों। समझ गए बात को। तो होलो सिलेंडर की वजह से कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती है ये हमें पता चल गया, ठीक है, समझ में आई बात। अब अपन आते तीसरे एप्लीकेशन पे बच्चों। देखो तीसरा जो एप्लीकेशन है ना, वो भी बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, वो है सॉलिड सिलेंडर के कारण बच्चों ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सॉलिड सिलेंडर। देखो बच्चों सॉलिड सिलेंडर की बात करोगे ना आप, तो जैसे मान लो मैं एक सॉलिड सिलेंडर बना देता हूँ, इनफाइनाइट सॉलिड सिलेंडर होगा मेरे पास, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड सिलेंडर अपने को देखना है। देखो सॉलिड सिलेंडर होता है ना बच्चों, उसमें ना चार्ज डेंसिटी का बड़ा रोल आता है। जैसे मान लो सपोज करो इसको मैंने पॉजिटिव चार्ज दे रखा है ना, तो देखो जब भी कभी मैं इसके चार्ज के वॉल्यूम की बात करूंगा, जब भी मुझे अगर मान लो वॉल्यूम में चार्ज निकालना तो मैं रो का यूज करूंगा, और जब मुझे लेंथ की बात करनी पड़ेगी तो मैं लैम्डा की बात करूंगा। मतलब दोनों गिवन है, आपको दोनों गिवन है, रो भी दे रखा है और लैम्डा भी दे रखा है। रो क्या है ध्यान रखना, रो क्या है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, और लैम्डा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो दोनों की बात होगी। दोनों की बात कब होगी, जब आप सिलेंडर के बाहर रहोगे तब तो लैम्डा की बात होगी, क्योंकि तब तो आप जैसे एक रोड की बात कर रहे थे, तो रोड से जब आप बाहर थे तो वो एक सॉलिड सिलेंडर ही तो है, एक रोड एक सॉलिड सिलेंडर ही है, तब आपको लैम्डा से आपका काम चल जाता था। और जो रो होता है वो तब होता है जब वॉल्यूम के अंदर चार्ज निकालना हो, जहां वॉल्यूम कंपैरिजन होते हैं बच्चों। क्या कंपैरिजन होते हैं, वॉल्यूम। कैसे, तो देखो मैं बताता हूँ, बहुत बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ना, और बहुत प्यारा इसका आंसर है, हमेशा हमें याद रखना चाहिए, आईआईटी ने बहुत बार पूछा है। तो पहला केस तो अपन ले लेते हैं आर लेस देन आर वाला। तो सबसे पहले मुझे गॉसियन सरफेस माननी पड़ेगी, जैसे मैंने पॉइंट पी ले लिया मान लो ना, और ये सिलेंडर के अंदर ले लिया। अब ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, सिलेंड्रिकल है, तो मैंने गॉसियन सरफेस भी कैसी मान ली बच्चों, ऐसे सिलेंड्रिकल मान ली।
ये मैंने गॉसियन सरफेस मान ली, जिसकी रेडियस छोटी आर है और जिसकी लेंथ कितनी है, एल है। अब आप सोचो इसमें लैम्डा से काम नहीं चलेगा, इसमें आपका रो से काम चलेगा। अगर आपको इनक्लोज चार्ज निकालना है तो आपको पता है पर यूनिट लेंथ कितना है, रो है, पर यूनिट वॉल्यूम कितना है, रो है। तो इस सिलेंडर के अंदर चार्ज कितना होगा भाई, एक यूनिट वॉल्यूम में जो चार्ज है वो रो है, तो इसका मतलब इसका वॉल्यूम कितना होता है सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर इंटू एल, उसमें कितना होगा इंटू दिस। समझ गए? तो ये चार्ज इनक्लोज आ गया। अब अगर मैं वही बात बोलूं कि इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगी वो सिर्फ और सिर्फ कर्व सरफेस से होगी ड्यू टू सिमेट्री, तो यहां से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो। सिर्फ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा किधर, सिर्फ कर्व सरफेस से। तो अगर मैं फ्लक्स लिखना चाहूं तो ई डॉट ए, ई कांस्टेंट हो जाएगा ड्यू टू सिमेट्री, डॉट ए यानी कर्व सरफेस का कितना हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू एल, ये क्या आ जाएगा, फ्लक्स आ जाएगा। और ये क्या होगा, क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनक्लोज कितना है, रो इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एल है, बाई एप्सिलॉन नॉट कर देंगे बच्चों ना। तो इसका देखो यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, एक आर से एक आर भी कैंसिल हो रहा है। तो फाई बराबर यानी सॉरी ई बराबर कितना आ जाएगा बच्चों मेरे पास, ई बराबर आ जाएगा मेरे पास रो बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, रो बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। समझ गए बात को, समझ गए? तो ये आर लेस देन आर का केस है। अब दूसरा केस ले हैं आर ग्रेटर देन आर का। तो आर ग्रेटर देन आर वाले केस में पॉइंट पी यहां आ जाएगा बच्चों ना, आर ग्रेटर देन आर वाले केस में क्या हो जाएगा, पॉइंट पी यहां आ जाएगा। अब अगर मान लो सपोज करो अगर मैं गॉसियन सरफेस बनाऊं ऐसे, तो गॉसियन सरफेस ऐसे बनेगी। अब देखो, अब आप लेंथ का कॉन्सेप्ट लगा सकते हो बच्चों। अब अगर इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज आपसे पूछे तो आपको बोलोगे एल लेंथ सिलेंडर के अंदर है। मान लो ये गॉसियन सरफेस की लेंथ कितनी, एल, तो सिलेंडर कितना लेंथ अंदर हो गया, एल लेंथ ही अंदर हो गया सिलेंडर का इस सरफेस के अंदर। तो अगर इसके अंदर चार्ज लिखना जाए तो चार्ज आसानी से लिख सकते हो कि इनक्लोज लैम्डा इंटू एल से। सही है, ई डॉट डी ए। अगर आपको फ्लक्स लिखना हो ई डॉट डी ए, तो फ्लक्स वही कर्व सरफेस से पास होगा, तो 2 पाई आर इंटू एल हो जाएगा। तो ई डॉट डी ए यानी 2 पाई आर इंटू एल बराबर क्यू इनक्लोज यानी लैम्डा इंटू एल बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। यही गॉस थ्योरम लगा दी मैंने। अब देखो इसमें आर से फिर आर कैंसिल, एल से फिर एल कैंसिल कर दूं मैं, तो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, यानी कि आ जाएगा 2k लैम्डा बाई आर। यानी कि एक रॉड, एक होलो सिलेंडर और एक सॉलिड सिलेंडर, तीनों के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बाहर, सिलेंडर के बाहर, वो एक जैसी होती है। तीनों के कारण क्या होती है, एक जैसी होती है। तो कहने का मतलब अगर यहां से अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूं तो ग्राफ कैसा बनाएगा बताओ जनता, जल्दी जल्दी ग्राफ के बारे में कमेंट करो जल्दी जल्दी। देखो यहां ग्राफ को अपन 2 पोर्शन में बच्चों डिवाइड कर लेते हैं ना। कौन कौन सा पोर्शन वो देख लो। देखो एक पोर्शन तो वो हो गया आर लेस देन आर वाला, ठीक है, जैसे ई और ये आर इक्वल टू आर। तो ये पोर्शन में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर था। आर लेस देन आर के केस में तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ ऐसे बनेगा। और आर ग्रेटर देन आर वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 बाई आर है। तो जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा बच्चों, जो अभी आपने देखा ही था ऐसे। इस तरीके का ग्राफ बनता है सॉलिड सिलेंडर के कारण। समझ गए? बहुत बहुत प्यारा एग्जांपल है बच्चों, बहुत काम आती है इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ गए? आगे बढ़े, फिर आ जाओ। देखो ये आपको याद होना चाहिए, अंदर रो बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। बहुत अगर आप इरोडो के क्वेश्चन करोगे ना तो बहुत काम आने वाली है आपके। समझ गया ना? बाद में मत कहना सर ने बताया नहीं था। ठीक है, आगे बढ़ूं मैं फिर? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्फीयर, होलो स्फीयर ना, शेल भी बोल सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू शेल। एक शेल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है उसके बारे में चर्चा करनी है बच्चों ना। तो देखो बच्चों, ये मेरे पास एक शेल है ना, जिसको मैंने चार्ज बच्चों क्यू दिया है और जिसकी रेडियस कितनी है आर है।
अब मुझे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है ना। वही दो केस हो जाएंगे, एक तो मेरा आर लेस देन आर वाला केस हो जाएगा बच्चों, और एक क्या हो जाएगा, आर ग्रेटर देन आर वाला। अब देखो ये कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगर एक शेल है तो स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो सबसे पहले मान लो पॉइंट पी मैंने अंदर लिया, तो यहाँ पर जो गॉसियन सरफेस मानूंगा ना बच्चों, वो स्फेरिकल इन नेचर मानूंगा। मान ली मैंने गॉसियन सरफेस मान ली। अब आपको पता है इसके अंदर चार्ज इनक्लोज कितना होगा बच्चों, जीरो। चार्ज इनक्लोज जीरो है तो इसका मतलब फ्लक्स जीरो, क्योंकि चार्ज तो सारा सरफेस पे है। तो फाई अगर जीरो है तो इसका मतलब ई भी कितना आ जाएगा बच्चों, जीरो। दूसरा केस था आर ग्रेटर देन आर वाला। अगर आर ग्रेटर देन आर वाला केस लें तो इसमें देखो, इसमें अगर मैं पॉइंट पी यहां लूंगा तो अब मुझे पता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा मानना पड़ेगा, ऐसे स्फेरिकल मानना पड़ेगा। अगर मान लो ये स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसके अंदर टोटल चार्ज इनक्लोज कितना है, कैपिटल क्यू। तो फाई कितना हो जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नोट हो जाएगा ना। फाई कितना हुआ, क्यू बाई एप्सिलॉन नोट। फाई को क्या लिख सकता हूँ, ई डॉट डी ए। तो ई डॉट डी ए कितना, देखो एरिया ऑफ द सरफेस होगा, जिस सरफेस से फ्लक्स पास हो रहा है उसी का एरिया। तो ई डॉट डी ए कितना हुआ, ई इंटू 4πr², वो आ गया क्यू बाई एप्सिलॉन नोट। तो ई कितना आ गया बच्चों, ई आ जाएगा क्यू बाई 4πε0 इंटू r²। तो ये हो जाएगा सर के क्यू बाई r²। सही है। तो अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था और बाहर कितना आ गया बच्चों, के क्यू बाई r² आ गया। अब चाहो तो इसका आप ग्राफ भी बना सकते हो। देखो कैसे, सिंपल भाई, वही आर लेस देन आर वाला केस ले लो। तो अगर मान लो हम आर इक्वल टू आर की बात करें, अंदर तो क्या जीरो है, बाहर क्या है 1/r² है, तो ग्राफ ऐसे आ जाएगा। ये है E 1/r² के, समझ गया। E वर्सेस आर करो हो गया बच्चों, E वर्सेस आर करो हो गया। तो ये 4 एप्लीकेशन मैंने बता दी बच्चों। अगली क्लास में आपको बहुत शानदार एप्लीकेशंस बताऊंगा। अभी एक और है, सबसे इंपॉर्टेंट भी वही है, उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनेंगे, उसको भी अपन चर्चा करेंगे। अभी आपको सबके ग्राफ याद होने चाहिए, सब IIT में आए हुए हैं। होलो स्फीयर के कारण कैसा होता है, सॉलिड स्फीयर के कारण कैसा होता है, सब IIT पूछ चुके हैं बच्चों। ठीक है।